मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का 3rd चैप्टर ज्योग्राफी का। ठीक है, इसको वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा कि पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, मैं आंसर्स लिख के बताऊंगी ताकि अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको हर क्लास की यानी 8th 9th क्लास तक आपको ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बस आपको प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करना है। आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाना है और अपनी क्लास की सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। चलिए, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप ले सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज जो आपका चैप्टर है इसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। देखिए, संसाधन आप सब जान चुके हैं कि संसाधन किसे कहा जाता है, जो इंसान का, मानव का काम आसान करे, उसके समय की बचत करे, है ना, उसको ही हम संसाधन कहते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, मानव निर्मित संसाधन भी हो सकते हैं। ये हम लोग ने पार्ट 1 में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से जाना था, ठीक है। और पार्ट 2 में भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 3 में जो है पहले तो पढ़ेंगे खनिज क्या होते हैं, ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो आज तो हम पहले इस बात को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम पता करेंगे ये शक्ति संसाधन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले ये आपको जो पिक्चर दिख रही है ये कोयले के खान की दिख रही है, जहाँ से कोयले को भर भर के ले जाया जा रहा है दूसरी जगहों पर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि खनिज क्या है, ठीक। तो इसमें आपको एक उदाहरण दिया गया है, वही उदाहरण मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे आप लोग जो कुकीज़ खाते हैं ना, बेकरी वाले जो बिस्किट्स खाते हैं आप लोग, उसमें क्या होता है कि उसमें अंडा भी मिला हुआ होता है, कभी कदार वैसे तो मैदा और घी और चीनी ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। लेकिन जब वो पक जाते हैं और जब वो आपके पास आते हैं, जब आप उन्हें खाने बैठते हैं, तो क्या आपको उसमें चीनी, घी या मैदा या आटा या जो भी चीज़ है, सूजी या फिर अंडा, जो भी उसके अंदर पड़ा है, जो भी उसका रॉ मटेरियल है, क्या वो आपको अलग अलग दिखता है? नहीं दिखता ना। आपको तो एक अच्छा सा तैयार बिस्किट या कुकीज़ मिलते हैं, आप कहते हैं वाओ कितने यमी हैं, यही होता है। सेम इसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है, इसकी जो लेयर है, फर्स्ट लेयर जो है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ये अलग अलग, आपको पता है कि हम लोग ने 8th क्लास, आई थिंक 9th क्लास में है इसके लेयर्स के बारे में, और वैसे 6th 7th क्लास में भी हम लोग ने पढ़ा है पृथ्वी के लेयर्स के बारे में। तो अब क्या होता है कि जो पृथ्वी की लेयर्स हैं वो अलग अलग हैं, है ना। तो अब क्या है, अलग अलग लेयर्स है, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग है और वो बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनी है। आप सोचें कि खाली मिट्टी है या खाली बड़े बड़े पत्थर है, तो ऐसा नहीं है ना। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और जो ये इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम खुदाई के ज़रिए, खोद के, ज़मीन की खुदाई करके निकालते हैं, उसको ही हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चय रासायनिक संगठन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। इसका वितरण जो है वो एक समान नहीं है, जैसा कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ की जैसी जलवायु होगी, जैसी भू आकृति होगी, जैसे वहाँ पे मौसम रहेगा, है ना, कितनी धूप है, क्या तापमान है, क्या आर्द्रता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ज़मीन और उसके अंदर कौन सा खनिज मिलना है ये सब निश्चित होता है, ठीक है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर होता है, ठीक। हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में ये अगर सामान मिल रहा है तो आपका कश्मीर में भी वही मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहीं पे आपको ये बता दिया गया कि खनिज किसे कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ आपको बता दिया गया है आगे कि खनिज जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। इसका जो मतलब इनको ढूंढना या इनको समझ पाना बहुत आसान काम नहीं है। इनका जो वितरण है वो भी अलग अलग है, कहीं पे भी समान वितरण नहीं है ना। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और इनको अब बनाने का जो कारण है जिससे ये बनते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसे आप लोग डिटेल में खुद रीडिंग करेंगे, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछेंगे। इसके बाद अब बात करें अगर हम खनिज के प्रकार की, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी पर 3000 से ज़्यादा प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब आपका सोना, चांदी, पेट्रोलियम, लोहा, तांबा, पीतल, ये सारी चीज़ें खनिज के अंतर्गत आती हैं। ये अलग बात है कि कोई अलग पार्ट है, कोई पार्ट है ना, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आती तो सब खनिज के अंदर ही है ना भाई। आप देखिए आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं तो सब स्टूडेंट्स कहलाएंगे ना, कि ये सारे बच्चे हैं, इस स्कूल के बच्चे हैं ये सब,
है ना। ये अलग बात है कि कोई 6 क्लास का है, कोई 7 क्लास का है, कोई 8 क्लास में है। और दूसरी बात फिर ये अलग बात है कि कोई इंग्लिश मीडियम है, कोई हिंदी मीडियम है ना, कोई उर्दू पढ़ना चाहता है, तो कोई पंजाबी पढ़ना चाहता है, तो कोई संस्कृत पढ़ना पसंद करता है। तो क्या मतलब है, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मैं कहूँगी भाई ये तो सारे मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब हम उसमें डीप में जाएंगे तब हमें पता चलेगा, अच्छा ये इतने बच्चे 6 क्लास के हैं, ओहो ये 7 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अच्छा ये 7 क्लास में इंग्लिश मीडियम के हैं, ये हिंदी मीडियम के हैं। आ रही है बात समझ में? ऐसे होता है। तो अब क्या है, अब हमने कहा पृथ्वी, तो हम कहेंगे पृथ्वी के अंदर ना खनिज है, ये सारी चीज़ें खनिज है। लेकिन जब हम उसको डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे उसके, तब हमें पता चलेगा कि खनिज जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। अब धात्विक कौन से होते हैं? धात्विक का मतलब होता है जो वो कर्री हो, मजबूत हो, सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है ना। और अधात्विक आपके कौन से होते हैं? वो जो सॉलिड फॉर्म में ना हो, जैसे कि आपके पेट्रोलियम वगैरह, समझ रहे हैं। अब क्या होता है, धात्विक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लोहा और एक होता है आलो। तो लोह का मतलब वो हो गया जिसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और जो लोहे के उसमें आते हैं, है ना। और आलो में वो आते हैं जिसमें जो चुंबक से नहीं चिपक सकते, जैसे आपका सोना, चांदी, तांबा, है ना। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि सबसे पहले हमने खनिज को 2 भागों में बांटा, एक धात्विक और एक अधात्विक। देखिए ये धात्विक हो गया और ये अधात्विक हो गया। अब अधात्विक को हमने 2 भागों में बांटा था, तो उसके जो 2 भाग हैं वो देखिए यहाँ आपको दिए गए हैं कि इसके जो 2 भाग हैं वो देखिए ये रहा लो और आलो, ठीक है। तो आप पढ़ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ देखिए लिखते हैं कि धात्विक खनिज जो है वो होते हैं जो कच्चे रूप में पाए जाते हैं और ये कठोर पदार्थ होते हैं, ठीक है। इसमें ऊष्मा और विद्युत जो है सुचलित होती हैं, यानी ऊष्मा जो आपकी रोशनी है इसमें रोशनी भी होती है, और जो आपकी क्या ना ऊष्मा गर्मी होती है, हीट होती है, और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ें उसके अंदर से पास हो सकती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर से करंट निकल सकता है, इसमें चुंबक चिपक सकती है, ठीक है। और इनके अंदर चमक भी होती है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते तो कि ये यहाँ पे आपके सारे आ गए, ठीक है, ये सारे आपको उदाहरण दिए। लेकिन अब बताते हैं जो आपके धात्विक खनिज हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक लोह और एक आलो। तो अब लोह क्या है, तो देखिए जो लोहे के हैं उसमें बताएं, जैसे लोहा, अयास्क जो है आपका, मैग्नीशियम है, या ये सारे जो ये लोहे के अंतर्गत आते हैं। और आलो के अंदर कौन से आते हैं? जिसके अंदर लोहा नहीं होता है, जैसे कि आपके कुछ धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें आधात्विक की, तो आधात्विक जो है वो धातु नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अंदर से करंट या जो आपकी हीट है वो पास नहीं होती है, लाइट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है इसके अंदर से, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, है ना, जस्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो खनिज है बेटा वो हमें ईजीली नहीं मिलता, बहुत आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए हम लोगों को निष्कर्षण करना पड़ता है या खुदाई करनी पड़ती है, ठीक है। ज़मीन को बहुत गहराई तक खोदना पड़ता है, अगर बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, तो उनको खोदना पड़ता है, ठीक है। तो वही कहते हैं खनिज जो है वो खनन की प्रक्रिया है, खनन की प्रक्रिया से हम इसे प्राप्त करते हैं, यानी हम पहले खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद हमें मिलता है। तो अब क्या होता है कि जो खनिज है इसको निकालने के लिए, इसका निष्कर्षण करने के लिए हम अलग अलग प्रकार जो प्रक्रियाएं हैं उनको लगाते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है खनन, ठीक है। खनन को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो देखिए लिखा, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है खुदाई वाली, वो आपकी क्या कहलाती है? खनन कहलाती है, ठीक है। अब खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे क्या है? वो ऊपरी हिस्से पे है, ज़्यादा अंदर डीप में तो है नहीं। तो जब वो ऊपरी हिस्से पे हैं तो क्या होता है, उनको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, तो उसको हम लोग वितरित खनन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो गहराई में है ना, जो बहुत ज़्यादा अंदर गहराई में छिपे हुए हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा गहराई के लिए खोदना पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुपकी, ठीक है, कुपकी खनन कहते हैं। अब जो आपका पेट्रोलियम है, अब यहाँ बाकी आपके 2 और हैं, प्रवेधन भी है और आखनन भी है, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसेस जो धरातल के नीचे पाए जाते हैं, आपकी धरती के नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपन की खुदाई करनी पड़ती है, तो इसे हम लोग प्रवेधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैस और पेट्रोलियम है, ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरा जो है लास्ट वाला जो आखनन है, वो बोलते हैं कि वो चीज़ें जो हमें बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर मिल जाती हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको ही हम लोग आखनन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसको हल्का सा बस हटाया और निकाल लिया। अब हम बात करते हैं खनिज का वितरण। अब ये हम पूरी पृथ्वी पे बात करेंगे कि पृथ्वी पे
किस तरह से खनिज का वितरण है। आप सब जानते हैं लोहा, तांबा, पीतल, पेट्रोलियम, कोयला, है ना, ये सारी चीज़ें आपके खनिज के अंतर्गत आती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपको विश्व का मैप दिया गया है। आपको मैप देखना मैंने पिछली बार भी सिखाया था। अब जैसे जहाँ पे ये डिज़ाइन मिली है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा होता है। ठीक है, उन जगहों पे लोहा होता है। अब आपको पता है ये आपका कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, है ना। उसके बाद ये क्या है आपका, ये आपका अफ्रीका, यूरोप, है ना, ये एशिया, उसके ऊपर यूरोप, ठीक है, ये आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया। ये तो आपको सारे पता है कि मैम ये है, और ये क्या है आपका, ये अटलांटिक है। तो इस तरह से ये आपके सारे आपको पता है कि मैम ये है। अब देखिए जहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन बना है, इसका मतलब ये सारे जो हैं आपके, ये सब आपके लोहे के हैं। इन जगहों पे लोहा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये जो तांबा वाला है वहाँ पे ऐसे निंजा स्टार बना हुआ है, निंजा ब्लेड टाइप का, ये देखिए। ठीक है, और जहाँ बॉक्साइट मिलता है वहाँ पे इस तरह से ये देखिए डॉट टाइप का बना रखा है, ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को। ये ऐसे मैप को देखा जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए आपको बता दिया गया है कि एशिया जो अब देखिए सबसे पहले इन्होंने एशिया से शुरू करा। एशिया में चीन और भारत के पास जो विशाल लोहा आवश्यक है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहे वाला मिलता है। जिसमें आपको क्या क्या मिलता है, देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि चीन की अगर हम बात करें, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टन उत्पादक हैं। इसमें सबसे ज़्यादा देखिए सीसा आपका जो है ना, और आपकी ये सारी चीज़ें मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आपका तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम, ये ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा जनरली यहाँ मिलती हैं। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में अगर हम बात करें तो इसके जो निष्पेक्षण के क्षेत्र हैं उन्हें हम 3 अवस्था में बांट सकते हैं। कितने अवस्था में बांट सकते हैं? 3। एक आपका ग्रेट लैक है ना, इसमें अलग अलग तरह के देखिए अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लोहास्क है, निकेल है, सोना है, यूरेनियम है, तांबा है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। इसी के बाद आप आगे चले के तो देखिए यहाँ पे आपके और अलग अलग हिस्से हैं जो बताए गए हैं। उसके बाद अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा लोहे का उत्पादक है। सबसे ज़्यादा लोहा यहाँ मिलता है पूरे विश्व में, ब्राज़ील में। ठीक है, इसी के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे आपका जो लिखा है चिली और पेरू जो है वो तांबे का उत्पादक है। ब्राज़ील जो है इसमें आपके सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। ठीक है ना, सोना, चांदी, जस्ता, ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर से यहाँ निकलती हैं। ऐसे अफ्रीका में भी दिया गया है। अफ्रीका में क्या निकलता है? अफ्रीका में लोहा, तांबा, है ना, ये सारी चीज़ें अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो है बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मिलता है। सोना, हीरा, लोहायास्क, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे बॉक्साइट होता है। अब हम बात करें अंटार्कटिका, ये आपको पता है कि ये बर्फ़ से जमा हुआ है, यहाँ कोई जीवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर तरह के कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि है तो ज़मीन वहाँ पे भी ना। अब हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका खनिज के उपयोग, यानी अब खनिज जो है उसका हम उपयोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको पहले तो पता चल गया ना कि खनिज किसे किसे कहा जाता है, यानी लोहा, तांबा, पीतल, सोना, जो भी चीज़ें हमें ज़मीन के अंदर मिलती हैं, ज़मीन के नीचे मौजूद हैं, चाहे वो गहराई में हो चाहे वो सतह पर हो, लेकिन ज़मीन में मौजूद हैं, अलग अलग तरह की, है ना, उनको हम लोग खनिज कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ लिया, जान लिया अच्छे से। अब इनके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन बाकी आप लोग अपने आप से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इसके और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये खनिज है, ठीक है, तो इसमें आपके रत्न वगैरह भी होते हैं। कोई नीला पत्थर पहनता है, आप लोग ने रूबी के बारे में तो सुना ही होगा जर्नली, है ना, वो रेड कलर का जो पत्थर होता है, पिक्चर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है ना। या आपका नीलेमा, जो नीले रंग का पत्थर होता है, नीलम जिसे बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा आप बहुत गहराई में मत जाए, सामने ही आ जाए बिल्कुल, लोहा, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें। तो अब बताइए लोहे से क्या क्या काम कर सकते हैं हम, चांदी से क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, या इसके अलावा जो बाकी आपकी चीज़ें हैं, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ों से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हम इनसे अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, है ना। जैसे कि हवाई जहाज़ बनाना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि किसका क्या उपयोग हो सकता है। ऑटोमोबाइल में हो सकता है हवाई जहाज़ बनाना, है ना। बोतलबंदी उद्योग, विभिन्न आपके भवन का निर्माण करना, है ना, रसोई के बर्तन बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें अलग अलग आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्योंकि खनिज जो है वो आपका अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी जो एक बार यूज़ हो गए वो दोबारा से नहीं बन सकते हैं। ठीक है,
जैसे अब आपने पेट्रोल लिया, तो पेट्रोल को अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो क्या वो पेट्रोल वापस आएगा? वो पेट्रोल वापस नहीं आ सकता कभी भी, है ना? तो इसलिए हम लोग इसे अनवीकरणीय कहते हैं कि ये दोबारा से नहीं बन सकते हैं, ठीक है? और अगर ये बनते हैं तो क्या है, क्योंकि प्राकृतिक है तो इनको बनने में हज़ारों वर्ष से ज़्यादा लग जाते हैं, और हम यूज़ तो फटाफट करे जा रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल बनने में हज़ारों वर्ष लगेगा और 1 लीटर पेट्रोल हम 10 मिनट में खर्च कर सकते हैं, है ना? तो अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं कि भाई इसकी बर्बादी ना करें, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ इसका यूज़ ना करें, है ना? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत स्पीड से बर्बाद कर रहे हैं, बहुत स्पीड से यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो स्पीड है यूज़ करने की, उस पर थोड़ा सा रोकथाम करें। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, उससे हम इसका थोड़ा सा संरक्षण कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक टॉपिक तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया कि खनिज क्या है, कहाँ हमारी जो पृथ्वी है उस पर खनिज का कैसा वितरण मिलता है, ठीक है? और वितरण के क्या क्या कारण है ये भी मैंने अभी आपको बता दिए कि जलवायु, है ना, ये सारे इसके कारण है कि कैसा जलवायु है वहाँ पे, कैसी भू आकृति है उसकी, ज़मीन कैसी है वहाँ की, है ना? अब हमें नेक्स्ट टॉपिक आता है शक्ति संसाधन। शक्ति का मतलब जैसा आप समझते हैं कि शक्ति माने ताकत, पावर, है ना? तो यहाँ पे शक्ति जो है वो आपके बिजली के सेंस में लिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में लिया गया है। और यहाँ आपको पहले ही उदाहरण दे दिया गया है कि सनी की जो माँ है वो अपने दिन की शुरुआत गीज़र का बटन दबाने से करती हैं, यानी कि अब देखिए यहाँ पे सारे काम जो भी आपको बताए हैं कि गीज़र चलाती हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म पे प्रेस करती हैं, या ब्लेंडर से जूस बनाती हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें किससे चल रही हैं? ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, है ना? इसके बाद जब सनी अपने स्कूल चली जाती है तो अपने कमरे के लाइट और पंखा बंद करना भूल जाती है, तो उसकी माँ वो भी बंद करती हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें आपकी ऊर्जा में आती हैं, है ना? विद्युत में आती हैं, यानी कि बत्ती, बिजली में आती है। अब कभी आपने ये सोचा है कि ये बिजली हमें मिलती कहाँ से? ये ऊर्जा या जो ये बिजली है या जो ये शक्ति है, ये हमें मिलती कहाँ से? तो इसके बेटा अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, परंपरागत भी हो सकते हैं और गैर परंपरागत भी हो सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा इनका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? तो आपने देखा होगा इस तरह के, आपने ये तार ऐसे बने हुए देखे होंगे, है ना? ये जनरली आपको गाँव की साइड में मिलते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये बड़े बड़े टावर होते हैं जो बिजली को इधर से उधर फ्लो करते हैं, है ना? और बहुत सारे गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ पे बिजली मौजूद नहीं है। अब सोचिए वहाँ की, अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, 10 मिनट के लिए भी लाइट चली जाए तो ज़िंदगी कितनी दुश्वार लगने लगती है, कितनी मुश्किल लगने लगती है। ऐसा लगता है हमारा वाईफाई नहीं चल रहा, हमारी लाइट बंद हो गई। अब अगर इन्वर्टर है तो ठीक है, लेकिन इन्वर्टर पे एसी कैसे चलेगा? गर्मी लग रही है मुझे, है ना? या क्योंकि दिल्ली में लाइट तो जाती नहीं है इतनी आसानी से, तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ इन्वर्टर नहीं है। इनफैक्ट मेरे घर में भी इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि लाइट जाती ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। तो अब अगर 10 मिनट के लिए भी लाइट जाती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है गर्मी के मारे। एसी ऑफ, सब कुछ बंद, लाइट नहीं आ रही। रात में मान लीजिए स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक कर रहे हैं या एग्ज़ाम्स के पेपर चेक कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब चीज़ें ठप। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। कितनी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। अब आप ये सोचिए, ऐसी जगह जहाँ पे ये लाइट का नामो निशान ही नहीं है, वहाँ की ज़िंदगी कितनी मुश्किल से होती होगी, है कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है कि आप उनके बारे में सोचिए और लाइट को वेस्ट ना करें। अगर आवश्यकता नहीं है, भाई आप एक कमरे में बैठे हैं, अब क्या है, हमारे घर में भी आप देख लें, सब जगह पे जनरली यही है कि सब अपने अपने रूम में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। तो क्या है, ये गलत है। क्यों? सब अपने अपने रूम में, तो सब अपने अपने रूम की लाइट्स ऑन करके बैठे हैं, फ़ैन चल रहा है सबका, एसी चल रहे हैं सबके अपने अपने रूम में। तो क्या है, कितनी ज़्यादा जो बिजली है वो यूज़ हो रही है ना? तो हम इसे कैसे बचा सकते हैं कि हम सब, जब ज़रूरी नहीं है तो सब एक ही रूम में आके बैठ जाएं, एक ही एसी चलाएं, ठीक है? अपना मोबाइल चलाना है, सॉन्ग सुनना, जो भी करना है अपने सब एक ही रूम में बैठ के कर लें, क्या बुराई है ना? तो इस तरह से हम इसे बचा सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे आगे जैसे जैसे जो जो टॉपिक आते जाएंगे उसको वैसे वैसे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ये मैंने आपको सिर्फ एक सामने की बात बताई है जो आप सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ऊर्जा के 2 तरह के ऊर्जा के स्रोत होते हैं, एक होते हैं परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत, ठीक है? परंपरागत उन्हें कहा जाता है जो शुरू से चलते चले आ रहे हैं, जो हमारे दादा और बाबा के ज़माने से चलते आ रहे हैं। जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह हैं जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं, ठीक है? और उनको उपयोग में लाया जा रहा है, जैसे ईंधन, है ना? पहले ज़माने में भी लकड़ी और कोयलों पे खाना वाना पकाते थे और इससे गर्मी और ये सारी चीज़ें लेते थे। या जीवाश्मी ईंधन, यानी कि जो आपके एनिमल्स वाला होता है ना, उसको कह रहे हैं।
तो ये सब आपके मेन है परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है, जो शुरू से चलते आ रहा है, हमारे दादा परदादा नाना सब यूज़ करते हैं। तो इसमें अब आपका ईंधन आता है। ईंधन आप जानते हैं कि ये कोयला वगैरह होता है, इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, आपको थोड़ा सा इसे मैं जूम करती हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है खनिज तेल, ठीक है, और यहाँ लिखा है प्राकृतिक गैसेस। तो दोनों के यहाँ पे लाभ बताए हैं और दोनों की हानियाँ सेम ही हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें इसके लाभ क्या है, तो देखिए क्या आसानी से परिवहनीय, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, ठीक है। पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार है, ठीक है। अब इसके बाद इसके क्या क्या लाभ है कि आसानी से परिवहनीय, यानी पाइप से एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरन पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। इसका जो मेन है वो क्या है, तेल कोयले से ये अधिक स्वच्छ है, साफ़ सुथरे। क्योंकि तेल जलाएं या अगर हम कोयला जलाते हैं तो उससे धुआं बहुत निकलता है, पॉल्यूशन बहुत होता है ना। लेकिन आपकी जो गैस है उससे, प्राकृतिक गैसेस जो है उससे पॉल्यूशन नहीं होता और ये तेल से सस्ती भी होती हैं, ठीक है। अब इनकी हानियाँ क्या है, इनकी बुराइयाँ क्या हैं? तो इनकी बुराई ये है कि ये जो है इनका रिसाव हो जाता है तो बहुत मुश्किल से ये सही हो पाती हैं। पता नहीं चल पाता कि इनका रिसाव कहाँ से हो रहा है, यानी छेद हो गया तो बस आपको स्मेल लगेगी। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको स्मेल भी नहीं लगती है ना। तो फिर उससे नुकसान होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, जान का भी और माल का भी, है ना। इसके अलावा जो आपका प्रदूषण है वो बढ़ता है और इससे अम्लीय वर्षा होने का ख़तरा रहता है। अम्लीय वर्षा आप लोग समझते हैं ना, एसिड रेन जो होती है पॉल्यूशन की वजह से, है ना। और नए ईंधन जो है वो आसानी से, मतलब इससे जो है नहीं हो सकता, इसको आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद यहाँ देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में ये आपको बताया गया ईंधन, कोयला और जल विद्युत, ठीक है। तो अब ईंधन का क्या क्या लाभ है, उसकी क्या हानियाँ हैं। ईंधन आपका कोयलों को कहा गया है ना, आसानी से मिल जाता है, बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वही पॉल्यूशन बढ़ाता है, हरित गृह प्रभाव करता है, यानी गर्मी बढ़ाता है ना। सेम यही चीज़ यहाँ है। इसके लाभ, कोयले के क्या लाभ है, कोयले के भी वही लाभ है आपके कि आसानी से मिल जाता है, एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से ले जाता है। लेकिन आपकी हानि वही चीज़ें हैं कि परिवहन, क्योंकि बहुत वेट होता है इसमें, है ना। तो इसको जो ले जाने में कॉस्ट बहुत लगती है, यानी पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि ये जलेगा तो इसके अंदर से धुआं निकलेगा तो ये पॉल्यूशन करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ लास्ट में आपका जल विद्युत का दिया गया है। तो लाभ तो ये है कि ये प्रदूषण मुक्त है और इसमें सिंचाई भी आसानी होती है और ये सस्ता भी है। लेकिन इसकी हानियाँ क्या है कि जिस स्थान पे आपको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है पानी, वहाँ पे तो आप ये वाला विद्युत नहीं बना सकते, है ना। उसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह इसको नहीं ले जा सकते, इसको मतलब एक ही जगह पे स्थापित कर सकते हो। और इसका जो स्थापन है, जहाँ पर आप इसकी स्थापना करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होती, कॉस्टली होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये अब हम लोग ने पढ़ लिया। अब मैं इसे जूम आउट करती हूँ और हम आगे का डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अभी आपको जीवाश्म ईंधन के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। जब आपके जो जानवर वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं और वो ज़मीन के अंदर काफ़ी समय तक दफन रहते हैं, तो उनकी जो बॉडी वगैरह होती है उससे जीवाश्म ईंधन बन जाता है। उसके बाद ये कोयले के बारे में बताया है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं। पेट्रोलियम के बारे में बताया गया। अभी हम पढ़ के आए कि सब खनिज के ज़रिए निकलते हैं अंदर से, इसको काला सोना भी कहा जाता है ना, पेट्रोलियम और इससे बनने वाले पदार्थों को काला सोना भी कहते हैं। ये पॉइंट अक्सर आ जाता है कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे पेट्रोलियम और इससे बनने वाले जो उत्पादक होते हैं, जो इससे बनने वाली वस्तु होती है, उनको हम लोग काला सोना भी कहते हैं। अभी आपकी प्राकृतिक गैसें आ गई, सीएनजी वगैरह, है ना। तो ये भी आप लोग जानते हैं। ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, इसमें कोई बहुत गहरी बात नहीं है, क्योंकि अब मैं अगर बहुत डिटेल में पढ़ाने लगी ना आप लोगों को, तो एक तो आपकी सिलेबस से बाहर हो जाएगा, ऑफ सिलेबस हो जाएगा, और दूसरी चीज़ आपकी वीडियो पे बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर होने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जल विद्युत आ जाता है। जल विद्युत में क्या है, डैम वगैरह बनाते हैं, पानी को रोक के रखते हैं और उसके बाद फेंकते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको ये सारा प्रोसेस बताया गया कि जल विद्युत कैसे होता है। ये देखिए, ये पीछे से नदी आ रही है, इसको इन्होंने रोक लिया, ये हो गया आपका जल भंडार, ठीक है। अब क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा बहुत तेज़ी से छोड़ा जाता है। जब तेज़ी से छोड़ते हैं तो ये टरबाइन होता है, ये जो आपको पंखा टाइप का दिख रहा है, ये टरबाइन घूमता है। जब टरबाइन घूमता है तो इससे ना जो हीट है, गर्मी, इलेक्ट्रिसिटी है, वो जनरेट होती है। जब वो जनरेट होती है तो उससे आपका जनरेटर जो है वो चलने लगता है, ठीक है। और जनरेटर के चलने से फिर तब सब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई। इससे जो आपका प्रोसेस होता है वो यही रहता है सब में जनरली, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत उन्हें कहा जाता है जो अभी नए आए हैं,
जो हमसे पहले हमारे दादा या बाबा ने यूज़ नहीं किए हैं। जैसे सौर ऊर्जा, अब आप लोग जानते हैं हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं, सूरज की ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। सोलर पैनल तो बहुत आम बात है, आप लोग ने हर जगह देखी होंगे। उसी के बाद ये देखिए आपके सौर और पवन ऊर्जा, इनके लाभ हानि, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा है ना, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, ये सारे आपके गैर परंपरागत स्रोत होते हैं और इनकी ये लाभ और हानियाँ दी गई हैं। इन्हें आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन इन सब का यही सेम चीज़ है। लाभ और हानि में क्या है कि कुछ जो है ये सब, एक तो प्रदूषण कम करते हैं, इनसे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि इनकी हानि जो सबसे बड़ी ये है कि जहाँ पे ये चीज़ मौजूद नहीं है वहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा आपको तभी तक मिल सकती है जब तक सूरज आसमान में रहेगा। जैसे ही सूरज ढल जाएगा, सनसेट हो जाएगा, सूरज की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, सौर ऊर्जा बंद हो जाएगी, ठीक है। पवनीय ऊर्जा यानी कि जो आपकी पवन ऊर्जा कहलाती है, उसका भी यही हाल है कि जब तक हवा चलती रहेगी आपको मिलता रहेगा, जैसी हवा बंद, ख़त्म कहानी, है ना। ये ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा के थ्रू जो बनाई जाती है, उसका क्या है कि जब ज्वार भाटा आएगा तभी आपको ऊर्जा मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? तो अब ये सब यहाँ पे आपका हेडिंग मोटे मोटे तौर पे दे दिया गया, आप यहाँ से देख लेंगे। ये देखिए, ये आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। सोलर पैनल लगे जिससे आपको सौर ऊर्जा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद अब आपका ये पवन ऊर्जा, ये देखिए यहाँ आपको ये सारे इकट्ठा बता दिए गए हैं, सबके लाभ और हानि ये इकट्ठा दे दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ डिटेल में इन्हें स्टडी कर रहे हैं। अब पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा में क्या करते हैं, पवन चक्की बनाते हैं, है ना। पवन चक्की बना के फिर जैसे जैसे हवा से वो पवन चक्की घूमती है वैसे वैसे ऊर्जा निकलती है ना। अब ऐसे परमाणु ऊर्जा की बात होती है, तो परमाणु ऊर्जा भी यही चीज़ है कि इसमें हम लोग करते हैं और निकलता है। भूतापीय ऊर्जा जो है, भूतापीय ऊर्जा में भी क्या होता है कि हम ज़मीन के अंदर इस तरह से प्लांट लगाते हैं, पानी को गर्म करते हैं ज़मीन के अंदर। जब वो पानी गर्म होने लगता है तो क्या होता है, टरबाइन घूमता है उससे, हीट से, ठीक है। टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा तो लाइट आ जाएगी। यही प्रोसेस सबका यही रहेगा। अब ये देखिए ना, ये पानी को हमने ज़मीन के अंदर गर्म किया, भूताप ये ज़मीन के अंदर की गर्मी की वजह से वो पानी गर्म हो गया। जब वो गर्म होगा तो क्या होगा, उससे भाप निकलेगी, भाप के प्रेशर से टरबाइन घूमेगा। अब जब टरबाइन घूमेगा तो उससे जनरेटर ऑन होगा, जनरेटर ऑन होगा तो उससे बत्ती आ जाएगी। आई समझ में बात? जो सबका प्रोसेस है वो यही रहेगा। इसके बाद यहाँ देखिए आप, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, आपने हॉट वाटर स्पिन भी सुना होगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपकी यही इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाई गई है। भूतापीय ऊर्जा का भी प्रोसेस यही दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बताते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ज्वार भाटा का आना, है ना। जब ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा मतलब आपको पता है ना, ये 24 घंटे में एक बार आता है ज्वार भाटा, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है ये, है ना। तो जब ज्वार भाटा आता है तो उससे भी ये इस तरह से मशीन लगाते हैं जिससे जो टरबाइन है वो घूमता है। टरबाइन के घूमते ही जनरेटर ऑन हो जाता है और जनरेटर के ऑन होते ही आपका बिजली आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपके बायोगैस का बताया गया है। बायोगैस का सिस्टम ऐसा होता है बेटा कि जो आपके वेस्ट होते हैं या सूखा आपका कचरा होता है, गीला कचरा जिसे हम लोग बोलते हैं, आपका कूड़ा वगैरह या वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें, फ्रूट वेस्ट या फिर जो आपके एनिमल वेस्ट होता है, डम वगैरह, इन सबको हम क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और उसको चारों तरफ से ब्लैक कलर का पेंट कर लेते हैं, ठीक है। और ब्लैक कलर का पेंट करने के बाद उसके अंदर वो सारा कचरा जो भी है सब, आप ये याद रखिएगा, इको फ्रेंडली कचरा हम उसमें डालते हैं, यानी कि जो भी आपका प्राकृतिक है, ठीक है। जैसे कि पत्तियाँ और आपका गोबर वगैरह या फिर आपका सूखे हुए पत्ते, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, वो हम उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद उसके ढकने को बंद कर देते हैं। लेकिन उसको इस तरह से बनाया जाता है जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से बनाया जाता है। अब क्या होता है, इसमें अलग अलग जगह पे ये बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से ना ये बहुत ज़्यादा सड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा। जब ये सड़ जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर से गैस निकलती है। तो जो गैस निकलती है आपकी, वो क्या करती है, अब जब गैस निकलेगी उसमें से फिर सेम वही टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन घूमेगा, फिर आपका जनरेटर चलेगा, उसके बाद ऊर्जा आ जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें से स्मेल बहुत गंदी आती है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। तो इस तरह से ये आपका बहुत लेंथी चैप्टर था और हमारी वीडियो भी काफ़ी अच्छी लेंथी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पूरी तरह से बोर हो चुके होंगे कि मैम ने तो आज अच्छे से हम लोगों को पढ़ा डाला सारा। लेकिन बेटा मैं आपको अगर इसे अलग अलग बनाऊंगी तो आप खुद कंफ्यूज होंगे कि मैम फर्स्ट पार्ट नहीं मिल रहा, मैम सेकंड पार्ट नहीं मिल रहा।
इसलिए मैंने इसे पूरे एक ही पार्ट में बना दिया है। अब आपको आसानी के लिए क्या करना है कि इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड जब आप कर लेंगे तो वो आपके पास सिक्योर हो जाएगा। फिर जब आपका दिल करे आप इसे खोलें और सुन लें। बार बार आपकी एमबी भी नहीं लगेगी कि मैम हमारी एमबी बहुत यूज़ हो रही है, तो ऐसा भी नहीं होगा। एक बार डाउनलोड कर लीजिए, आराम से देखिए जब तक आपका दिल करे, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, मालूम है मैंने बहुत बोर किया आज आप लोगों को, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर बेटा कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछें, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि 8th क्लास या 7th क्लास ये आपकी बेस होती है। अगर आपकी बेस कमज़ोर होगी तो 9th 10th में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। चलिए, अब आपको देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, कुछ सही गलत दिए गए हैं, है ना। उसके बाद फिर आपके वो बताए गए हैं, कारण बताइए, फिर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करा दूंगी आंसर्स के साथ। और ये आपका जो क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी जो दी गई है ये आप लोग करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। अगर आपके टीचर्स नहीं कहते हैं तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, करने की कोशिश करेंगे। टीचर कहें तो कर लीजिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। इसमें कोई बहुत पेपर में आने वाली चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझाई जाए। 4th क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। चलिए अब इसके आंसर्स देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए, यहाँ आपका पहला प्रश्न दिया गया है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो ऐसे कौन से 3 सामान्य खनिज हैं जो आप रोज़ यूज़ करते हैं? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, लोहा, नमक और ग्रेफाइट, ठीक है। इसके अलावा आप तांबा भी लिख सकते हैं। अक्सर हम लोग तांबे के बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं घरों में, है ना, तो ये भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आम दिनों में इस्तेमाल करते हैं घरों में, ठीक है, लिख सकते हैं आप जो आपको सही लगे। इसके अलावा यहाँ लिखा है आयस्क क्या है, ठीक है। धात्विक खनिजों के आयस्क सामान्य कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो लिखा है, जिन शैलों से खनिजों का खनन किया जाता है वे शैल अयस्क कहलाते हैं। यानी कि वो शैल जिनसे हम खनिजों का खनन करते हैं उसके लिए खुदाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः अग्नीय और कालांतरिक शैलों में पाए जाते हैं। हम ये शैलों के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि 3 प्रकार के शैल होते हैं, है ना, अग्नीय शैल, अवसादीय शैल और कालांतरिक शैल। तो इस तरह से ये 2 शैलों में पाए जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। यानी ऐसे 2 देशों के नाम बताइए, प्रदेशों के नाम बताइए जहाँ पे प्राकृतिक गैस बहुत अच्छे से मौजूद है। तो देखिए, इसमें आपका जैसलमेर राजस्थान और मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, तो ये 2 प्रदेश आएंगे आपके। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका ये 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसको आप कट करेंगे। ये यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से पढ़ना है, निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्र क्या हो गया, यानी कि जो गरीबी इलाके वाले क्षेत्र है ना। फिर उसके बाद तटीय क्षेत्र और शुष्क प्रदेश। तो शुष्क किसे कहा जाता है? जो सूखे। तो देखिए, जो ग्रामीण है वहाँ बायोगैस का देंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गाँव है तो जो एनिमल वेस्ट हैं वो आपको अच्छे से मिल सकते हैं, गोबर है ना, ये सब मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप वहाँ पे बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तटीय प्रदेश यानी कि जो समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ आप ज्वारीय ऊर्जा यानी ज्वार भाटा के ज़रिए जो बनता है या पवन ऊर्जा जो बनती है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें शुष्क इलाकों की, जो गर्म है, ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, तो वहाँ पे आपकी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा काम कर सकती है, क्योंकि वो शुष्क है, गर्म है, तो वहाँ पे सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी देगा, इसलिए वहाँ पे सौर ऊर्जा काम आएगी, ठीक है। अब आपका जो 5th क्वेश्चन है वो देखिए, वो यहाँ पे आपका मेन दिया गया है, 5 तरीके दीजिए जिनसे आप घर पर ही ऊर्जा बचा सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ आपको 5 तरीके दिए गए हैं। ये सारे आपके तरीके हैं जिनसे हम ऊर्जा बचा सकते हैं कि बिजली के उपकरणों का, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो बंद कर दे, जैसे फ़ैन, लाइट्स, है ना, ये चीज़ अगर इस्तेमाल में नहीं है तो आप इसे बंद कर सकते हैं। सब्ज़ी प्रेशर कुकर में पकाएं, क्यों? क्योंकि भगोने वगैरह में पकाने में जो है ज़्यादा गैस का खर्चा होता है बनिस्बत अगर आप प्रेशर कुकर में पकाते हैं। प्रेशर कुकर का फ़ायदा ये रहता है कि उसमें प्रेशर बनता है ना, तो वो बहुत जल्दी खाना पक जाता है ना। CFL बल्ब का इस्तेमाल करें, ट्यूबलाइट का प्रयोग करें, वो जो आपके वो वाले बल्ब हुआ करते थे पुराने ज़माने में, येलो वाले,
मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, तो उनको उन बल्ब का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो एक बल्ब 100 वॉट का हुआ करता था, 1000 वॉट का हुआ करता था, तो बहुत ज़्यादा उससे इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती थी। ठीक है, खिड़कियाँ खुली रखें, प्राकृतिक हवा और प्रकाश लें, यानी कि दिन के टाइम में जब सूरज की रोशनी होती है तो उस वक्त कोशिश करें कि हम अपने घर की खिड़की और ये सब चीज़ें खुली रखें, ताकि हमें प्राकृतिक रोशनी मिल सके। लाइट और बल्ब इनके इस्तेमाल की ज़रूरत ही ना पड़े हमें, है ना। इसके अलावा गैस जलाने से पहले सब्ज़ी को काट कर धोकर तैयार रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गैस को जला दिया, आप सब्ज़ी को काट रहे हैं, धो रहे हैं, कुकर को खंगाल रहे हैं, है ना। ये सब ना करें, पहले अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद ही गैस जलाएं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं टिक मार्क वाले। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज की विशेषता नहीं है। तो अब क्या है ये, इसमें आपका आंसर गा हो जाएगा। वे असमाप्ति होते हैं, यानी कभी समाप्त नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है, वो समाप्त हो जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में अभ्रक नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका क्या आ जाएगा, चिली। ठीक है, यानी चिली जो है वो सबसे उत्पादक करता है इसका। अब अगला आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई में द्रुत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के संरक्षित नहीं करेगी। तो इसमें क्या आएगा, खुली कढ़ाई को कम जौर पर भोजन पकाना। तो अब देखिए अगर पहली बात तो कढ़ाई खुली है तो उसमें हीट इकट्ठा ही नहीं हो रही, उसके बाद आपका फ्लेम भी लो है, तो खाना तो अच्छे से पकेगा ही नहीं, बहुत घंटे लग जाएंगे और आपकी सारी गैस बर्बाद हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि कारण बताइए। तो कारण बताने में आपको बताना है, बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरण पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। यानी कि क्यों देखना चाहिए, जब हम बड़े बांधों का निर्माण करते हैं तो हमें पर्यावरण का जो पहलू है उसको सामने क्यों रखना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जब हम बाढ़ का निर्माण करते हैं तो हमें बहुत सारी बस्तियों को भी खाली करना पड़ता है बांधों के निर्माण के टाइम पे। और सबसे बड़ी जो परेशानी रहती है वो ये रहती है कि कहीं बाढ़ टूट ना जाए। अगर ऐसा बांध टूट जाते हैं, डैम टूट जाते हैं, तो फ़ौरन के फ़ौरन बाढ़ आ जाती है ना। और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उसमें पेड़ों को बहुत उसमें काटा जाता है। देखिए आपको आंसर दिया गया है, बड़े पैमानों पर वनों को काटा जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में आपको जल को इकट्ठा करना पड़ता है, भाई फ्लो में आप फेंकेंगे उसे, है ना। और इससे क्या होता है, भूकंप भूस्खलन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, जैसा कि अभी आपने पिछले दिनों देखा था, न्यूज़ में आ रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन ये आपको दिया गया, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि अधिकांश उद्योग जो है वो उसके पास होते हैं। तो देखिए कोई भी उद्योग को करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है, और जब हमें हीट की ज़रूरत होती है तो हीट जो है वो हम लोग किससे लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं आपके कोयले से ही आग जलाते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता होता है वो, है ना। हम लोग उसमें ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, कोई गैस इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसीलिए हम वहाँ पे लगाते हैं, ताकि कोयले को लाना ले जाने का जो खर्चा है वो भी हमारा बचे, इजीली इधर से उधर कोयला हमारे पास आ जाए और हमें अपना काम करने के लिए भी टाइम मिल जाए ना। देखिए यहाँ लिखा है, कोयला जो है वो भारी खनिज है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में खर्चा और टाइम दोनों चीज़ें लगती हैं, तो इसलिए उसके पास ही कर दिया जाता है, ताकि ना खर्चा हो और ना ही समय लगे। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो इसको अब डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों है, क्यों कहा जाता है। तो ये तो जब मैं पढ़ा रही थी तभी मैंने आप लोग को बताया था कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ लिखा है, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादनों के महत्व तथा अधिक मूल्यवान होने के कारण ही इसे काला सोना कहा जाता है, क्योंकि इससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, कॉस्टली होती हैं, और क्या नाम है, इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। अब देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, अखनन जो पर्यावरण चिंता का विषय हो सकता है। यानी कि जो अखनन हम लोग करते हैं वो पर्यावरण के विषय का चिंता हो सकती है, यानी उसमें हमें ये खतरा हो सकता है कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो देखिए क्या लिखा है, अखनन खुले गर्त वाली खनन प्रक्रिया जिसे खुले रूप से की जाती है ना। तो इससे क्या है, बड़े पैमाने पर धूल उड़ती है। ठीक है, अब जब धूल उड़ेगी तो क्या होगा, वो पर्यावरण में ही घुलेगी, पर्यावरण में घुलेगी तो इससे क्या होगा, आपका जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपके कारण बताइए भी पूरे होते हैं। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें ज़्यादातर आपके डिफरेंस बिटवीन वाले हैं।
अब देखिए इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है यानी डिफरेंस बताना है। ठीक है, एक एक करके सबके बीच का हम डिफरेंस जानेंगे। पहला है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या अंतर है बताइए। ये क्वेश्चन आपके अक्सर 5 और 6 मार्क्स में एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब परंपरागत स्रोत क्या है और गैर परंपरागत स्रोत क्या है ये आप लोग जानते हैं। परंपरागत वो स्रोत होते हैं जो शुरू से मानव यूज़ करता आ रहा है। इनके जो भंडार है वो सीमित हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ये जल्दी से नवीकरण नहीं होते हैं। ठीक है, इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण भी होता है और इसके अंतर्गत आपके कोयला, पेट्रोलियम ये सारी चीज़ें आती हैं। गैर परंपरागत जो है वो अभी मानव ने अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए नए निकाले हैं। उसके परंपरागत के ये वैकल्पिक हैं, यानी कि परंपरागत के जो सोर्स हैं उनकी जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो भंडार है वो सीमित नहीं है, वो असीमित है, यानी सूरज तो कभी ख़त्म नहीं होगा ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैम सनलाइट ख़त्म होने वाली है, कल नहीं आएगी ना। वो अलग बात है कि सूरज अगर बादलों में छुपा हो तो ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना कि मतलब सूरज ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। भाई अगर आपने सोलर पैनल लगा रखे हैं तो उससे क्या प्रदूषण होगा, किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या क्या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है ना, ये सारे ऊर्जा इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखें यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बायोगैस और प्राकृतिक गैसों में अंतर बताइए। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ हम बायोगैस और प्राकृतिक गैस में देखते हैं। तो ये रहा बायोगैस और प्राकृतिक गैस। तो ये देखिए ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक संसाधन है। ये जैविक अपशिष्ट से बनते हैं, मृत पौधों से, जंतुओं से, इन सब चीज़ों से बनते हैं, गोबर वगैरह से तैयार किए जाते हैं। जबकि ये खुद ब खुद पेट्रोलियम है, ये हमारे पृथ्वी के अंदर ऑटोमेटिकली हमें पाया जाता है। इसका प्रयोग खाना पकाने तथा बल्ब जलाने आदि में और घरेलू ज़रूरतों में किया जाता है, जबकि इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्य की यानी कि बिजनेस दोनों हिसाब से किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए यहाँ लिखा है इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों में लगाए जा सकते हैं, जबकि आपके जो प्राकृतिक गैसेस हैं इसके जो है वो सिर्फ और सिर्फ शहरों में ही लगाए जा सकते हैं, जो कि जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी जो आपका डेल्टा वाला क्षेत्र है, त्रिपुरा और मुंबई वाला जो क्षेत्र है वही है। इसके अलावा और ज़्यादा जगह पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आपका इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो अंतर बताइए है उसमें है आपका लोह और अलोह खनिज में अंतर बताइए। तो अब लोह क्या है और लोहे के और अलोहे के क्या है, तो आपको पता है लोहा वो होता है जिसके अंदर से बिजली पास हो जाती है ना। यहाँ पे आपको पता है जिन धातु खनिजों में लोहे के अंश पाए जाते हैं उन्हें लोह खनिज कहा जाता है और जिसमें अंश नहीं पाए जाते हैं वो अलोह खनिज कहा जाता है। इसमें उदाहरण के लिए आपको बता दिया गया आयस, मैग्नीशियम ये सारी चीज़ें आती हैं, जबकि इसमें सोना, चांदी, तांबा ये सब आता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट जो आपका पॉइंट आपसे पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस आंसर को भी देख लेते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे तो धात्विक जो है आपके, तो वो देखिए जो खनिज धातु से प्राप्त होते हैं इसमें धातु नहीं होती। ठीक है, ये क्या होता है पीट कर पतले कर दिए जाते हैं और बहुत पतली सी चादर बनाई जा सकती है इनसे, और इन्हें पीटने पर ये टूट जाते हैं, इनसे कोई चादर नहीं बनती। इनमें चमक होती है, इनमें चमक नहीं होती है। ठीक है, इनके अंदर से आपके जो बिजली है और जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ें पार हो जाती है, जबकि इसके अंदर से नहीं होती हैं, है ना। इसके उदाहरण में आपके लोहा, मैग्नीशियम ये सारी चीज़ें, सोना, चांदी ये सब चीज़ें आती हैं, जबकि इसके अंदर कोयला है ना, संगमरमर, पेट्रोलियम ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कर लेंगे आज की वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।